का चैप्टर का नाम है भुगतान शेष मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज से बोध प्रश्न। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 12 हैं ये टोटल। तो इनको कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियोस बन चुकी हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन और है इसके बाद, वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पढ़ते हैं भुगतान शेष क्या है। भुगतान शेष एक निश्चित समय सीमा में किसी एक देश के निवासियों के शेष विश्व के साथ होने वाले लेन देन को खाते के रूप में रखा जाने वाला अभिलेख या रिकॉर्ड होता है। कि भुगतान शेष मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा मतलब 1 साल, उसके बीच में किसी देश के निवासियों का ऑल जो वर्ड है, ऑल ओवर जो वर्ड है उसके साथ होने वाली जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको अकाउंट के रूप में रखा जाने वाला रिकॉर्ड होता है। भुगतान शेष दोहरी प्रविष्टि वाला मानक खाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम वाला खाता होता है। इसमें दोहरी लेखांकन पद्धति के समस्त नियमों का पालन किया जाता है। तो जो भी हमारे डेबिट क्रेडिट के नियम हैं उसका पालन किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन हेतु डेबिट तथा क्रेडिट होता है। अशुद्धियों व गलतियों को हटा दें तो डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर रहता है। कुछ एरर्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो ऑलवेज डेबिट का जो योग होगा वो क्रेडिट के योग के बराबर रहेगा। अर्थात भुगतान शेष सदैव संतुलित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट तो वो संतुलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 आधारभूत आर्थिक लेन देनों के नियम लिखिए। नाम लिखिए। 2 आधारभूत आर्थिक लेन देनों के नाम लिखिए। तो 2 आधारभूत आर्थिक लेन देन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय मदों की एवज में लेन देन करना, अर्थात मौद्रिक स्वर्ण के बदले में वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करना। कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका जो फाइनेंशियल आइटम्स है ना, उसके सिर्फ फाइनेंशियल होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि हम जो अकाउंट पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट होता है, मनी से कनेक्टेड होता है। तो जो वित्तीय मद है, मनी से कनेक्टेड आइटम है, उन्हीं लेन देनों का इसमें लिखा जाता है। या फिर मौद्रिक स्वर्ण के बदले वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना, जितना भी स्वर्ण के रूप में उसका मूल्य आता है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रदान करना। इसको हमने डिटेल में पहली वीडियोज़ में पढ़ लिया है। ये सिर्फ इसका छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं इसको एक बार हम देख रहे हैं। फिर सेकंड है वस्तु विनिमय करना, मीन्स गुड्स एक्सचेंज करना, अर्थात एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। ये था आधारभूत आर्थिक लेन देनों के नाम। थर्ड है, भुगतान शेष खातों के संदर्भ में आप निवासियों को कैसे परिभाषित करेंगे। निवासी क्या होते हैं, रेजिडेंट जो किसी देश के होते हैं वो क्या होते हैं। तो निवासी शब्द का अर्थ है नागरिक। एक व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता वह रहता है वह वहाँ का निवासी कहलाता है। जैसे हम भारत में हमने जन्म लिया, हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के निवासी अर्थात रेजिडेंट्स हैं। भुगतान शेष एक देश के निवासियों का शेष विश्व के निवासियों के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देन, आर्थिक जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उससे संबंधित होता है। अर्थात निवासी व्यक्तियों का वह समूह है जिसकी रुचि केंद्र संबंधित अर्थव्यवस्था से होती है। जैसे कि अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहो तो जैसे हम देश में पैदा हुए हैं अपने भारत में और यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पे हमारा जो अर्निंग इंटरेस्ट है, जो हम पैसा कमाते हैं वो यहीं पे कमाते हैं। तो हमारी रुचि केंद्र क्या है, वो संबंधित अर्थव्यवस्था, यानी कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो वे वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, यहीं की हम वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं और यहीं की उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, उस देश के निवासी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुगतान शेष के चालू खाते तथा पूंजी खाते के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो चालू खाता है, चालू खाते के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात व एक पक्षीय हस्तांतरण आते हैं। ये सरकारी तथा निजी उपहार व अनुदानों को दर्शाते हैं। तो चालू खाते में क्या होता है, ये एक तो 1 ईयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, करंट अकाउंट। और इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट आते हैं, या फिर एक पक्षीय हस्तांतरण यानी कि 1 साइड ट्रांसफर्स आते हैं। और ये गवर्नमेंट के और प्राइवेट उपहार और अनुदानों को दर्शाते हैं। ठीक है। पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाते के अंतर्गत सभी प्रकार के सामूहिक लेन देन आते हैं। ठीक है, तो चालू खाते में तो वस्तुओं सेवाओं के लेन देन आ रहे थे या एक पक्षीय खाते आ रहे थे, जबकि पूंजी खाते में सभी प्रकार के सामूहिक लेन देन आते हैं। ये विदेशी वित्तीय संपत्ति तथा देश की देनदारियों को परिवर्तित करते हैं। जो विदेशों में हमारी वित्तीय संपत्तियाँ या देश की जो लायबिलिटीज़ हैं उसको दिखाते हैं। तो ये था चालू खाता और पूंजी खाते में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण के मौद्रीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो अभी जब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्वर्ण मौद्रिक रूप में स्वर्ण के वैल्यू को दिखाते हैं, तो ये क्या है,
स्वर्ण के मौद्रीकरण का तात्पर्य उस लेन देन से है जब मौद्रिक संस्थाएं अपने आरक्षित कोष को बढ़ाने हेतु निवासियों व अनिवासियों से स्वर्ण एकत्रित करती हैं। तो क्या है ये, जब मौद्रिक संस्थाएं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने आरक्षित कोष मीन्स जो उनका रिजर्व फंड होता है उसको बढ़ाने के लिए देश के रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट से गोल्ड कलेक्ट कर लेती हैं व इसे संचय खाते में डेबिट के रूप में अंकित किया जाता है। तो जो ये संचय खाता होता है, रिजर्व अकाउंट होता है संचय खाता भी, तो उसमें उसके डेबिट रूप में अंकित किया जाता है क्योंकि हमारी एसेट्स हो गई। और ऑल एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं, हम डेबिट खाते में दिखाते हैं, जो हमारा सेकंड रूल है। अब है अदृश्य। क्या है अदृश्य? जो दिखाई नहीं देता यानी कि सर्विसेज। अदृश्य के अंतर्गत क्रेडिट की प्रविष्टियों में निवासियों तथा अनिवासियों को दी जाने वाली सेवाएं आती हैं, क्योंकि दृश्य तो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं उनको हम देख छू नहीं सकते, इसलिए वो अदृश्य कहलाती हैं। निवासियों के द्वारा विदेशी वित्तीय संपत्तियों जैसे कि ब्याज व लाभांश इत्यादि के स्वामित्व में उपार्जित की गई आय आदि तथा प्रविष्टियां व निवासियों द्वारा अनिवासियों से प्राप्त किए गए उपहार आदि आते हैं। तो इसमें होता है कि विदेशी वित्तीय संपत्ति जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो उसके स्वामित्व से जो अर्जित की जाती है, तो क्योंकि संपत्ति पे क्या मिलता है, या तो ब्याज मिलेगा या लाभांश मिलेगा, तो उससे उपार्जित की गई है, या फिर प्रविष्टियों आ गई उसके अंदर। और वैसे निवासियों और अनिवासियों से जो भी उपहार प्राप्त किए जाते हैं ना, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अनिवासियों तथा अनिवासियों की भूमिका विपरीत होने पर इन्हीं मदों की डेबिट की प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमने दी है, बदले में हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें मनी मिलती है। तो ये थर्ड रूल है ना हमारा नॉमिनल अकाउंट्स, वो वाले में आएगा कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। तो अगर हमने सर्विसेज दी है, मनी आई है, तो क्रेडिट करेंगे, और अगर हमने सर्विसेज ली हैं, मनी दी है उसके बदले में, तो उसे डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भुगतान शेष के पूंजी खातों से आपका क्या तात्पर्य है? भुगतान शेष के पूंजी खातों से तात्पर्य है कि ये खाता देश की दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों के स्वामित्व में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला खाता है। तो जो भी अल्पकालीन या दीर्घकालीन वित्तीय संपत्ति हैं, उनके स्वामित्व में जो परिवर्तन होंगे ना, उनको दिखाएगा भुगतान शेष। ठीक है, तो भुगतान शेष का पूंजी खाता क्या दिखाता है? जो भी अल्पकालीन या दीर्घकालीन, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम, जो भी वित्तीय संपत्तियाँ हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसके जो ऑनरशिप में जो चेंजेस होते हैं उनको दिखाता है। प्रश्न नंबर 8 है, आधिकारिक पूंजी प्रवाह क्या है? तो आधिकारिक पूंजी प्रवाह के अंतर्गत वे सभी लेन देन आते हैं जिनका प्रभाव पूरी तरीके से भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों पर पड़ता है। इसमें आधिकारिक आरक्षित संपत्ति के लेन देनों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि भारत सरकार के द्वारा IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे किए गए क्रियों या पुनः क्रियों को भिन्न खातों में दिखाया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा विदेशी सरकारों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों को क्रेडिट प्रविष्टि में रखा जाता है, क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे पास मनी आती है, तो क्रेडिट प्रविष्टि में रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम लोन लेंगे, मनी आती है, तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उसे हम क्रेडिट में रखते हैं, जो असेट्स होती हैं वो डेबिट में रखी जाती हैं। और अगर ऋण का भुगतान कर रहे हैं, पुनर्भुगतान कर रहे हैं, तो उसे डेबिट की प्रविष्टि में रखा जाएगा। तो या तो हमारी लायबिलिटीज़ कम हो रही हों या असेट्स इंक्रीज़ हो रही हों, तो डेबिट में रखते हैं। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं या असेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, तो उसे डेबिट में रखते हैं। ठीक है, तो आधिकारिक पूंजी प्रवाह ये था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भुगतान शेष का असामय क्या है? यदि कोई देश अपने निर्यात की आय से वस्तुओं व सेवाओं के अपने आयात का भुगतान नहीं कर पाता तथा वर्ष आरक्षित नीति का ही संग्रह करता है, तब भुगतान शेष में असमय आ जाता है। तो ये भुगतान शेष का असमय क्या है, इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप इसे डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब भी कोई भी देश अपने आयात की आय से वस्तुओं सेवाओं के अपने जो निर्यात करता है उससे जो उसे इनकम मिलती है, उससे उन वस्तुओं का भुगतान नहीं कर पाता जो वो आयात करता है। ठीक है, आयात करने से जो वस्तुओं सेवाओं का भुगतान करना है वो नहीं कर पाता है, और वर्ष प्रतिवर्ष आरक्षित नीति का ही संग्रह करता है कि आरक्षित जो भी उसके पास रखा हुआ है उसी में से वो भुगतान करता है, तो असमय हो जाता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अगर आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो नेगेटिव होगा। अगर निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है,
तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम होगा। तो हम बात करें असाम्य की, तो हमें देखना है कि या तो निर्यात ज़्यादा है आयात से या आयात ज़्यादा है निर्यात से, तो असाम्य होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चल रहा है, ऋणात्मक है, तो आरक्षित नीति का संग्रह करेगा, जो आरक्षित नीति जो उसके पास फंड्स हैं उसमें से खर्च कर देगा, और अगर निर्यात ज़्यादा है आयात से तो वो उसमें जमा कर लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, चालू खाते का शेष क्या होता है। तो चालू खाते का शेष संपूर्ण चालू खाते वस्तुओं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कुल शेष होता है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन कौन सी मदें आती हैं, ये चालू खाते वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा डिटेल में समझाया हुआ है। तो चालू खाता अधिशेष सकारात्मक शेष कहलाता है तथा चालू खाता घाटा नकारात्मक शेष कहलाता है। तो अगर सरप्लस होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर डेफिसिट होगा तो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। नंबर 1 मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, जब किसी देश में वस्तुओं के रेट लगातार बढ़ते चले जाते हैं तब उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। तो डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, तो सप्लाई तो पूरी हो नहीं पा रही जो डिमांड को पूरा कर पाए, तो क्या होता है, वस्तुओं के रेट बढ़ने शुरू होते हैं, उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। दूसरा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो जितने अगर खर्चे कम हैं और आय ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है तो नेगेटिव होगा। तीसरा है सरकारी प्रतिबंध, कि सरकार आयात निर्यात पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, तो उसके द्वारा भी भुगतान शेष प्रभावित होता है। इसकी डिटेल वीडियो भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले कारक वाला आप देख लीजिएगा, उसमें सारे डिटेल में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भुगतान शेष के असाम्य को सुधारने वाले 3 उपायों के नाम बताइए। तो भुगतान शेष के असाम्य को सुधारने वाले 3 उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पूर्व संचयों का उपयोग करना, जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको यूज़ कर लें, क्योंकि अगर हो सकता है असाम्य कब है, पूर्व संचयों का उपयोग हम कब करेंगे, जब घाटा हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव असाम्य है, तो उसका उपयोग करके उसे सुधार सकते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन से उधार लेना। तो ये जो सुधारने के उपाय है ना, ये डेफिसिट वाली कंडीशन में ही है, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा आ रही है और खर्चे कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो और संचय बढ़ ही जाएंगे, हमारे रिजर्व्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सुधारना है ये बात होती है नेगेटिव्स की। जब हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चल रही हो, घाटे की वित्त व्यवस्था हो, तो उस समय 3 उपाय हैं। पहली बात तो जो हमने पुराना संचय कर रखा है उसका उपयोग कर लेना, अगर फिर भी नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन से उधार ले लेना, और अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का चेंजेस करना, नीतिगत उपाय करना। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा चेंज करके अपने भुगतान शेष को सुधारा जा सकता है। तो ये हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें स्वपरक क्वेश्चंस है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी 5 पार्ट्स में करा रखे हैं, ये छठा पार्ट था। तो ये देखो, जो पहले मैं परिचय में सारे करा देती हूँ, तो स्वपरक प्रश्न वही होते हैं और यही क्वेश्चन में आए हुए थे। तो डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो प्रश्न 1 है, भुगतान शेष के लेखांकन से आपका क्या तात्पर्य है। चालू खाते के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हें पता होगा, उसे आप वहीं पर देख लीजिएगा, हम दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हमने सारा किया हुआ है, तो देखिए सारा हमने कर रखा है। दूसरा खाता क्वेश्चन था, चालू खाते और पूंजी खाते में भेद कीजिए, पूंजी खाते के घटकों का वर्णन कीजिए। तो उसमें हमने चालू खाते के भी सारे घटक पढ़े थे और पूंजी खाते के भी घटक पढ़े थे, आप उसमें देख लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन इट। ओके, देखिए ये सारा हमने किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन था, भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसकी भी वीडियो बनी हुई है, पार्ट मुझे याद नहीं है कौन से पार्ट में मैंने क्या कराया था, लेकिन सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भुगतान शेष में असमय कैसे आता है, असमय को दूर करने वाली विधियों की चर्चा कीजिए। तो 5 पार्ट्स है ना, उन्हीं में से ये 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला आपको करने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटाज हैं। क्वेश्चन है, एक देश का चुनाव कीजिए और उसके 5 से 7 वर्ष तक के भुगतान शेष का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण में व्यापारिक शेष का निरीक्षण, विवेचना सही सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चालू खाता शेष, आधारभूत खाता शेष और समग्र शेष को सम्मिलित कीजिए। तो इतने सारे डाटाज हैं, इसको याद नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए ये वाले इतने सारे डाटाज हैं, तो आप चाहकर भी ऐसे याद नहीं कर पाओगे, तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा। और वैसे भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे मैं करा देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत के भुगतान शेषों की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। क्योंकि सिर्फ पिछले 3 वर्षों की बात की गई है और सिर्फ भारत की बात की गई है, तो वह इस प्रवृत्ति को लाने वाले कारकों की चर्चा जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, हालांकि ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आंसर है भुगतान शेष का लेखांकन ध्वनि प्रवृत्ति के स्थान पर आधारित है। ठीक है, तो जो भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स पर ही चलती है। अर्थात क्रेडिट की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए डेबिट में भी एक प्रविष्टि होती है, क्योंकि कोई भी अगर एंट्री होती है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह जाती है। अतः भुगतान शेष का खाता सदैव संतुलित रहता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। हमने पीछे पढ़ा था, गलतियाँ या एरर्स नहीं होते तो ये संतुलित ही होता है। और अगर गलतियाँ या एरर्स हो भी जाते हैं ना, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। बढ़े हुए क्रेडिट और डेबिट को शेष कहते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है तो ऋणात्मक होगा, अर्थात घाटे की व्यवस्था होगी। और अगर क्रेडिट डेबिट से अधिक है तो बकाया होगा, यानी कि यह आधिक्य वाला होगा, सरप्लस होगा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि घाटे या आधिक्य का अर्थ पूरे भुगतान शेष से नहीं हो सकता, बल्कि भुगतान शेष में सम्मिलित किए गए खातों के उपसमूह से होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में भुगतान शेषों की प्रवृत्ति निम्नलिखित रही है। इसको देख लेते हैं। हमने लिए 2003 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। इसमें हमारा एक्सपोर्ट था 66,285, 2004-5 में था 82,150 और 2005-6 में था 1,05,152। ठीक है, आयात हमने कितना किया है 80,003 और 4 और 5 में किया है हमने 1,18,779 और उसमें किया है 2005-6 में 1,56,999। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप ज़रा ध्यान से, निर्यात है कम, आयात है ज़्यादा, तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा घाटा कितना हुआ 13,718। 4 और 5 में आयात है कम, निर्यात है कम और आयात है ज़्यादा, इसमें भी घाटा हुआ। घाटा हो गया 36,629 रुपये का। और 2005 और 6 में भी घाटा हुआ है 51,841 का, क्योंकि उन दिनों हमारी घाटे की व्यवस्था चल रही थी। तो धीरे धीरे हमें हमेशा ना हमारी भारत की जो टेंडेंसी रही है वो ज़्यादातर घाटे की व्यवस्था की रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा 13-14 में आके 14-15 में आके थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी में सुधार आया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। फिर हमारा 17-18 तक थोड़ा सा सही चल रहा था, लेकिन 19-20 में फिर कोविड की वजह से फिर से इकोनॉमी डाउन चली गई है। ठीक है, तो उपयुक्त सारणी के अंतर्गत क्या है, 2003-4 के दौरान निर्यात आयात से अधिक रहा है। ठीक है, नहीं इसमें गलत दिया हुआ है, निर्यात आयात से अधिक नहीं रहा, आयात निर्यात से अधिक रहा है। ठीक है, तो इतना हमारा घाटा रहा, जो कि अभी हमने टेबल में देखा है। इसी तरह 4-5 में भी घाटा बढ़कर पहले से भी ज़्यादा हो गया 36,629 और 5 और 6 में घाटा और ज़्यादा बढ़ गया 51,841 तक पहुंच गया। इस प्रकार यदि 3 वर्षों का भुगतान शेष देखा जाए तो भारत लगातार घाटे की स्थिति में ही रहा है, क्योंकि आयात निर्यात से अधिक हो रहे हैं और वह देश की पूंजी विदेशों में जा रही है, क्योंकि हम आयात ज़्यादा करते हैं, खर्च हम ज़्यादा करते हैं और सेल हम कम कर रहे हैं, तो देश की जो पूंजी है वो विदेशों में जा रही है। भुगतान शेष की घाटे की प्रवृत्ति लाने वाले कारक कौन से हैं? ऐसा क्यों होता है कि भुगतान शेष की प्रवृत्ति हो रही है? तो यह तो स्पष्ट है कि जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है, निर्यात का मूल्य यहाँ पे गलत दे रहे हैं, आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है, तो इस अवस्था में घाटे की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। भुगतान शेष के अंतर्गत आने वाले लेन देनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्वायत्त लेन देन और दूसरा है समायोजन अथवा वित्तीय लेन देन। स्वायत्त लेन देन वो होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्वयं होते हैं और इनका भुगतान शेष की स्थिति से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन समायोजन या वित्तीय लेन देन क्या होते हैं? समायोजन होता है एडजस्टमेंट करना, तो फाइनेंशियल लेन देन क्या होता है? इनका अर्थ उन प्रभावों से होता है जो भुगतान शेष के आधिक्य की स्थिति पर होने पर उत्पन्न होते हैं। भुगतान शेष के अंतर्गत घाटा व उन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है जबकि स्वायत्त या प्रेरित लेन देन हेतु किया गया भुगतान प्राप्ति से ज़्यादा होता है। घाटा अथवा आधिक्य की स्थिति होने पर उस अशेष को दूर करने के लिए कुछ क्षतिपूर्ति लेन देन करने पड़ते हैं। क्षतिपूरक लेन देन कौन से थे? कंपनसेटिंग एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ये करनी पड़ती है और घाटे को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति लेन देन वगैरह क्या है अपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा, ठीक से कंपनसेट कर दिया जाता है। तो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं IBO1 के। आप इसकी तैयारी कर लीजिए, पेपर्स आने ही वाले हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपको